नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 मई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में आज 4 से 5 इश्यूज़ हैं, जिसमें एक तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जुडिशरी की फंक्शनिंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के अभी क्या ट्रेजेक्ट्री चल रही है वो। तीसरा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पाम ऑयल पे डिपेंडेंसी बना करके बैठे हैं कि हाँ जी, इंडोनेशिया से मलेशिया से हमारा पाम ऑयल हमारा ज़्यादा इंपोर्ट होता है, तो उसमें कितना ज़्यादा रिस्क रहता है। चौथा इशू जो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे कंपनीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडओवर की जा सकती है कि भाई आप जो कार्बन एमिशन करते हो उसको कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के बारे में हम समझेंगे, है ना। और लास्ट आर्टिकल 5वां जो इशू है कि भाई मुस्लिम्स में भी कास्ट का जो इशू है बहुत ज़्यादा गहरा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लेंगे। तो 5 इश्यूज़ हैं, एक एक करके डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है लेटर एंड स्पिरिट। देखो, अभी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई जिसका नाम था जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, ये सैटरडे को हुई। इसमें 3 मेन मुद्दों पर बातचीत हुई। वो क्या थे? पहला, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस किया जाए। इसका मतलब कि पॉपुलेशन जितनी है हमारे देश की, उसके हिसाब से जितने जजेज होने चाहिए उनका अपॉइंटमेंट, प्लस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोर्ट रूम हो गया, कोर्ट के लिए प्रीमाइजेस होगी, वो डेवलप करनी, वो चीज़ें। दूसरा ये पॉइंट था कि भाई जस्टिस को एक्सेस करने के लिए कॉमन मैन को प्रॉब्लम नहीं आए, तो उसके लिए क्या किया जाए कि लीगल लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई किया जाए और लोकल लैंग्वेजेस में भी जुडिशियल प्रोसीजर्स है वो चलें। ठीक है, जिससे कि आसानी से कोई भी अगर गांव का आदमी भी आकर के अपनी डीलिंग करना चाहे तो उसको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं हो, वो वहीं की वहीं अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में डील कर सके। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि कॉमन मैन के लिए इश्यूज़ ना आए। फिर तीसरा जो पॉइंट था वो ये कि भाई बेल ग्रांट करने पर ज़्यादा विश्वास किया जाए, क्योंकि हमारे देश में जो जेलें हैं उनमें लगभग 3.5 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब उनके खिलाफ में कन्विक्शन अभी भी नहीं हो पाया है, उनका जो ऑफेंस है वो फाइनलाइज नहीं हो पाया कि हाँ जी यही मुजरिम है क्या। तो बोला इन 3 चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसको एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर एडिटर। पहला पॉइंट कि भाई जजेस की अपॉइंटमेंट जल्दी होनी चाहिए, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है, पर सवाल ये है कि गवर्नमेंट पर ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें जुडिशरी को भी एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना होगा। ठीक है, एक प्रॉपर मैनर में काम करना होगा। ओवरऑल देखें तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों का प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए। जितना ज़्यादा जजेस का अपॉइंटमेंट में टाइम कम लगेगा, उतना ही एफिशिएंटली जुडिशरी काम कर पाएंगी। ठीक है, अब उस अपॉइंटमेंट को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी का ये कहना था कि हम एक सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडी को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे, जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट को आसान बना सके। बट एडिटर ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, पर गवर्नमेंट ने वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया कि जी आप नेशनल लेवल पे तो देखो इस तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी को बनाने की बात करो मत, हाँ स्टेट लेवल पे हम कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पर आपको पता है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है वो ओवरबर्डनड है, तो उसमें जजेस को ओवर बर्डन देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केसेस ऑलरेडी बहुत सारे ड्यूज पड़े हैं। तो ऐसे में बोला हमें नेशनल लेवल की तो ज़रूरत नहीं है, पर हाँ स्टेट गवर्नमेंट और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस हैं उनके साथ में एक प्रॉपर कंसल्टेशन का सेटलमेंट किया जा सकता है कि भाई आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट्स करो जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो पहला पॉइंट तो इस तरीके से हो गया। दूसरा जो पॉइंट था वो आपको पता है लोकल लैंग्वेज को इनको इंडक्ट करने के लिए, तो इसके लिए देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी आया कि वाकई में हमें ऐसा होना चाहिए और एक ये प्लान मैनर में होना चाहिए। ठीक है, पर एक चीज़ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो लोकल कोर्ट्स चलते हैं ना, वो तो ऑलरेडी लोकल लैंग्वेजेस में चल रहे हैं, बट सवाल आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल हम बात करें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि एक तो जजेस का ट्रांसफ़र आपको पता है थ्रू आउट इंडिया होता है हमारे। ठीक है, एक बंदा जिसने एजुकेशन तमिल में की है और अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, एक बंदा जिसने एजुकेशन राजस्थान में की है अपॉइंटमेंट हो रही है उसकी उड़ीसा में। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि लोकल लैंग्वेज पे फिर हायर जुडिशरी में पकड़ बनाना थोड़ी मुश्किल रहती है। तो बोले ये कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट कर सकता है, उसको कंसिडर करना होगा। पर हाँ, इसका तरीका ये है कि आप इंग्लिश को हटा करके
मतलब इंग्लिश के साथ साथ में आप लोकल लैंग्वेज को अटैच कर दो, इंग्लिश को हटा करके लोकल लैंग्वेज को मत लेके आना, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इंपोज करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रांजिशन होना चाहिए एक प्रॉपर मैनर में, क्योंकि इंग्लिश जो है बेशक अंग्रेजों की लेगेसी है, पर आज की जो परिस्थितियां उसमें इंग्लिश के चलते हैं हम किसी के साथ कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रियलिटी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और आज जिस तरीके जुडिशरी काम करते हैं उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, तो लैंग्वेज का भी इश्यू सॉर्टेड है। फिर तीसरी बात आती है कि भाई ट्रायल्स पे जो लोग हैं उनको बेल पे भेज दिया जाए। तो इसके लिए राइटर एक ही चीज़ कह रहे हैं कि रिसेंट इतने सारे केसेस हैं, चाहे वो अपरेश चक्रवर्ती का हो, चाहे जिग्नेश मेवानी का हो, कुछ भी हो, बोले इनमें फॉल्स एफआईआर रजिस्टर की गई, जुडिशरी पे फिर बर्डन जाता है, और जुडिशरी के द्वारा ये भी कहा गया है बहुत बार कि एग्जीक्यूटिव जो हैं वो गड़बड़ कर देते हैं कानून को लागू करने में, और अल्टीमेटली फिर जुडिशरी के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाता है। तो सवाल क्या है कि भाई एक तो जुडिशरी भी अपना बर्डन कम करे, ठीक है, बेल ग्रांट करे, ये अच्छी बात है, बेल ग्रांट करो, ठीक है, और जेल है वो रेयर केसेस में होनी चाहिए। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव्स को भी अपना खुद का एक लिमिट देखनी होगी, कारण कि अगर एग्जीक्यूटिव के खिलाफ में कोई भी आवाज उठाता है, कोई भी पॉलिटिकल ओपोनेंट है, डिसेंटर है, तो इस वहां पर आप कोई भी ड्रैकोनियन कानून लगा करके, जैसे यूएपीए का बहुत क्रिटिसिज्म होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो बोलो इस तरीके के ड्रैकोनियन लॉज को लगा करके आप लोगों को जेल में मत डालो। तो इस तरीके से ये तीनों इश्यूज पर एडिटर अपना ओपिनियन दे चुके हैं। ठीक है, तो तीनों इश्यूज क्या हैं वो आप समझ गए, और इश्यूज को हम कैसे हैंडल करें वो भी हम समझ गए। ठीक है, आगे चलें। दूसरा आर्टिकल है इंडियाज मोमेंट, आर्टिकल को लिखा है श्याम सरन जी ने। इनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली आपको पता कितने डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ पर आके गए हैं पिछले हफ्ते में। ठीक है, और उसमें मेन तो जो रायसेना डायलॉग था, और उसमें यूरोपियन लीडर्स ज़्यादा प्रेजेंट थे। ठीक है, और दूसरी तरफ चाइना और रशिया की तरफ से कोई प्रेजेंस नहीं थी इस पर्टिकुलर डायलॉग के टाइम पे जो दिल्ली में होस्ट किया गया था। अब आप देखो कि इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है इनॉग्रल स्पीच के थ्रू। इनॉग्रल स्पीच दिया किसने? उर्सुला वॉन डर लेयन ने, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने जो बात शुरू की, वहाँ पर राइटर एक तो क्वेश्चन यहीं पे शुरू कर देते हैं कि जी वहाँ पर इनॉग्रल स्पीच जो था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देना था, जो कि इंडिया का एजेंडा क्या है वो पुट कर देते। पर हो क्या गया, यहाँ पर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट ने स्पीच देना शुरू किया, और पूरा जो एस्पेक्ट था ना इस पूरी कॉन्फ्रेंस का, ये जो डायलॉग था रायसेना डायलॉग, इसको बोले एकदम नैरो डाउन कर दिया और यूक्रेन के मुद्दे पर घुमा दिया, और कुछ भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। फिर बाद में आप देखो कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर थोड़ी बहुत डील करने की कोशिशें की, तो पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे कर दिया कि जी पास्ट में हमारे साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या एट्रोसिटीज़ की थी। तो ओवरऑल जो है राइटर का ये कहना है कि ये जो इंसिडेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रल स्पीच नहीं दिया और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म वाली बात कर दी, तो बोले ये हमें ज़्यादा कोई लंबे समय तक जो सीरियस चैलेंजेस है ना उनको हैंडल करने में हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि आज आप जियो पॉलिटिकल इक्वेशन देखो, रशिया चाइना की क्लोजनेस, चाइना की हमारे साथ में टेंशन, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज़, इन सारी चीज़ों को हम देखें, हमारे आसपास की अगर बात करें तो उस केस में हम यूरोप के साथ में ज़्यादा दूरी बना करके नहीं चल पाएंगे, क्योंकि लाइक माइंडेड जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी कंट्रीज़ हैं, उनको साथ में आना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में आज जिस तरीके से हम कॉड पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, एग्जैक्टली यूरोप भी वही इंटरेस्ट फुलफिल करेगा, क्योंकि आज आसियान कंट्रीज हैं वो भी चाइना से परेशान है, यूरोप है वो भी किसी एक कंट्री की डोमिनेंस नहीं चाहते, कम से कम रशिया को सपोर्ट करने वाले कंट्री का तो डोमिनेंस बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्यों? आज रशिया ने जिस तरीके से टेंशन क्रिएट की हुई है, तो रशिया को अभी सपोर्ट किसने दे रखा है? चाइना ने तो दे रखा है ना मेन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोप है वो, उसका दुश्मन भी इनडायरेक्टली चाइना हो गया, और हमारे लिए प्रॉब्लम ऑलरेडी चाइना करता है ही। तो उस केस में हम यूरोप को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम रशिया को डिस्कार्ड कर दें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यूरोप में भी ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जो कि रशिया को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहते। बट हमें थोड़ा सा इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो अंडरस्टैंड करनी होगी। वो कैसे? आज इंडिया रशिया का जो रिलेशन है ना, वो कोई पुराना इंडो सोवियत यूनियन वाला जो रिलेशन है वो नहीं चल रहा है। जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ था, 1991 में कोलैप्स हो गया था, उसी टाइम पर वो रिलेशनशिप खत्म हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर मॉस्को ने खुद ने अपने आप को रीसेट किया और अपनी जो अलायंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ सेटल कर दी। बट आज की परिस्थितियां ये है
कि हमारे लिए चैलेंज क्या है, बीजिंग। और दूसरी तरफ आज आप देख सकते हो कि जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हैं और रशिया और चाइना की रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, तो इस केस में हमें चाइना को कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हम फिर इस चीज को लेकर के फिर रशिया के साथ एंगेज कर रहे हैं कि चाइना को अगर हम एशिया में ही अगर काउंटर करना चाहें या बैलेंस करना चाहें तो रशिया से ज्यादा रिलायबल कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि सोवियत टाइज जो थे ना, उसकी बजाय अब थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन है। ठीक है, पहले के टाइम पे तो क्या था, पाकिस्तान अटैक कर देगा, चाइना अटैक कर देगा, पर वो उस टाइम के सिनेरियोज थे। आज का सिनेरियो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस किसका चल रहा है उस पर पकड़ बनानी। तो ऐसे में आज जो इक्वेशन चल रही है, ठीक है, जिसमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, उसमें यह है कि भाई सीधी सी बात है कि आज रशिया चाइना का रिलेशन बेशक अच्छा चल रहा है, पर इसमें रशिया बिल्कुल भी खुश नहीं होगा कि चाइना का वो जूनियर पार्टनर बने। अगर जियोपॉलिटिक्स की हम बात करें तो इस केस में सेंट्रल एशियन कंट्रीज या फिर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर चाइना अगर अपनी डोमिनेंस बनाता है ना, तो वहां पर रशिया चाइना को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा या फिर ज़्यादा खुश नहीं होगा रशिया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि रशिया इस पर्टिकुलर रीजन को, सेंट्रल एशियन रीजन और ईस्टर्न यूरोपियन रीजन, जो कि आप कह सकते हो कि सोवियत यूनियन का जो पार्ट हुआ करते थे, ये नियर नेबरहुड है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अजम्पशन हमने बना रखा है, ठीक है, कि भाई रशिया और चाइना की ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है, इनके बीच में आगे कभी ना कभी डिस्प्यूट आएगा। ठीक है, तो ऐसे में हम ये सोच करके बैठे हैं और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमारी रिलेशनशिप जो है वो मॉस्को के साथ कंटिन्यू कर रखी है। तो राइटर का ये कहना है कि हम इस रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते कि चाइना की एक तो ज़्यादा एग्रेशन और दूसरा रशिया की कितनी एक्सेप्टेंस है चाइना के लिए, वो देखने वाली बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं रशिया के साथ अभी मेंटेन्ड है। इसी के चलते आपको पता है कि यूएस और दूसरे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं हमारे, उनको हमने ये भी कहा है कि भाई रशिया को आप ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करो, उसको उससे ज़्यादा बड़ी टेंशन तो चाइना है वर्ल्ड इंटरनेशनली अगर देखें। और ये की ये बात अगर आपको ध्यान हो तो जर्मन चांसलर, ठीक है, अभी रिसेंटली जो जर्मन चांसलर हैं अभी करंटली, उनका भी ये स्टेटमेंट था कि भाई रशिया पर ध्यान देने की बजाय चाइना पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बट वही चीज़ है कि अभी रशिया पर कुछ ज़्यादा ध्यान दे दिया, यूक्रेन वॉर इरप्ट हो गया और आपको पता ही है फिर अब सिनेरियो। तो अब आप देखो कि जिस तरीके से चाइना रशिया सीनो रशियन कमिटमेंट है कि भाई कैसे भी वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल ऑर्डर है, जिसमें चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, बोला उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम डिपेंडेंसी हमारे रिड्यूस करेंगे। और ओवरऑल इंडिया भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर होना चाहता है या फिर अपने इंडिपेंडेंसी इंश्योर करना चाहता है। इसीलिए तो ये ब्रिक्स मेंबर भी हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स में आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश किया, एक दूसरे को लोन देने की बात कर दी। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में चाइना इंडिया की कोलैबोरेशन बहुत है, ठीक है, और रशिया उनके साथ में भी है। तो ओवरऑल अगर देखें तो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल ऑर्डर को रिप्लेस करने में इंडिया भी इंटरेस्टेड है। पर सवाल हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि चाइना से हमारी अभी ये जो हमारा जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। आज अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और जैसे ही ये पानी सेटल होगा ना एक बार यूक्रेन वॉर के बाद में, फिर देखने वाली बात है कि कौन कहां पर खड़ा रहेगा। और इस केस में रशिया और चाइना दो लीडिंग पावर के तौर पे तो देखो रहेंगी और इंडिया को इनके साथ में एंगेज भी करना रहेगा, जो कि इंडिया अभी कर भी रहा है। तो ये जो चेंज हो रही है ना जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, इसमें हमें थोड़ा सा माइन्यूटली अंडरस्टैंड करना होगा कि किसकी कितनी आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ है। तो रशिया है रियल सेंस में अगर देखें तो यूरोप में ऑलरेडी बहुत कमज़ोर पावर के तौर पे देखा जा चुका है। बेशक यूक्रेन में एडवेंचर किया पर वो मिस एडवेंचर हो गया कि भाई 3 दिन में यूक्रेन को हम हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, बट यूक्रेन अभी भी फाइट कर रहा है, ठीक है। तो ये रशिया की वीकनेस शो करता है। दूसरी चीज़, आज फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है, जिनको रशिया ने पहले धमकी दी थी कि भाई अगर आप नेटो ज्वाइन करोगे तो हम यूक्रेन जैसा हश्र आपका कर देंगे, पर फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने अपनी तरफ से मुहिम शुरू कर दी है कि हम भी नेटो को ज्वाइन करेंगे। ऐसे में आप देखो कि रशिया के साथ में हमारे रिलेशन बेशक अच्छे हैं, हम बनाए हुए भी रखना चाहते हैं, पर उसके चक्कर में या फिर इस पर्टिकुलर एक पॉइंट को लेकर के हम यूरोप के साथ में रिलेशनशिप ठीक ना करें, वो सही नहीं होगा। देखो यूरोप में आज आप देखो कि
किस तरीके से यूएसए पे जो डिपेंडेंसी थी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अभी पिछले इस 2-3 महीनों के टाइम में, जब से यूक्रेन पर अटैक हुआ है, यूएस फिर से सेंट्रल पॉइंट बन चुका है यूरोप में। तो हम इस चीज़ में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और यूएस के साथ हमारे रिलेशन ऑलरेडी अच्छे हैं। फिर आ जाए बात इंडो पैसिफिक रीजन की, तो यूरोपियन कंट्रीज भी इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहते हैं। और उस केस में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो जर्मनी की यात्रा हो रही है ना, इसमें हमें यूक्रेन वॉर को लेकर के, यूक्रेन इशू को लेकर के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है कि भाई इंडिया ने क्या स्टैंड लिया क्या नहीं। हमें वहां पर लार्जर पिक्चर को पॉइंट आउट करना होगा कि अल्टीमेटली इंडिया चाहता क्या है। तो देखो बात ऐसी है, आज इंडिया को अटेंशन बहुत मिल रहा है और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है हमारे लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया है जो बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत पावरफुल एक लीडर के तौर पे इमर्ज हो क्या है। नहीं, एक पोटेंशियल है इंडिया में कि जो न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट हो ना, तो उसमें इंडिया अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बोले ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, और अभी जो भी अब विजिट हो नेक्स्ट और यूरोपियन कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट हो, तो उसमें हमें इस तरीके के स्टांसेस को अवॉइड करना होगा, जो कि करंटली अभी हमने डायलॉग में, ये जो रायसेना डायलॉग हुआ है उसमें हुआ। बेशक बहुत कंड्यूसिव बातें भी हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी एनहेंस करने की बात की गई है, बट वो सिक्योरिटी जियोपॉलिटिकली भी हमें थोड़ा और एंगेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे में एक हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है हमारे माइंडसेट में। ओके, तो ये चीज़ बताइए राइटर ने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पाम ऑयल लेसन। देखो राइटर का ये कहना है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन अभी आप देख सकते हो पीक पे है, या पीक पे तो क्या पीक पे था, जिसके चलते आप देख सकते हो कि कंपैरेटिव एडवांटेज उठाने के लिए कि हाँ जी सस्ती चीज़ कहाँ से हमें मिल रही है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ मार्केट्स को फिक्स कर लिया कि हाँ यहाँ से सस्ता माल मिल रहा है और वहीं से हमने सब कुछ परचेज कर लिया। ये कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो ने दिया था कि भाई जहाँ पर आपको सस्ती रेट में प्रोडक्ट मिल जाए ना, वहीं से आप अपनी सप्लाई इंश्योर कर लो। तो इसी चीज़ को लेकर के आप पाम ऑयल के एग्जाम्पल लो, जहाँ पर इंडिया अपना एनुअल वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन का लगभग 40% डिपेंडेंसी पाम ऑयल पे रखता है। 2022 लगभग 22 से 23 मिलियन टन हम जितना कंज्यूम करते हैं ना वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल्स, उनमें से 40% तो पाम ऑयल ही कंज्यूम होता है, और उसमें भी हमारी डिपेंडेंसी मेन है इंडोनेशिया और मलेशिया में। ओके जी, अब इंडोनेशिया की बात करें। इंडोनेशिया वर्ल्ड में जितना भी पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसका आप मानो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। पर आज आप देखो कि क्या हाल हो रहा है। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस तो बढ़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के चलते इंटरनेशनल मार्केट में सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, सूर्यमुखी का जो तेल है, उसकी सप्लाई रुक गई। अब उसकी सप्लाई रुक गई तो रिप्लेसमेंट के तौर पे लोगों ने किस पे स्विच करेंगे भाई, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है, पाम ऑयल। अब वहां पर भी क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो देखते हैं कि पाम ऑयल को क्या इशू देखने पड़ रहे हैं। भाई सीधी सी बात क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते क्रूड ऑयल महंगा हो गया, वो महंगाई बढ़ा चुका है। दूसरा, वहां पर इंडोनेशिया में पाम ऑयल को डाइवर्ट कर दिया, सोयाबीन ऑयल को डाइवर्ट कर दिया, किसमें, बायोडीजल प्रोडक्शन में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल को। तो रिप्लेसमेंट के लिए इन्होंने किस पे डिपेंडेंसी निर्धारित कर ली अपनी, पाम ऑयल पे। हो गई प्रॉब्लम, डाइवर्ट हो गया। दूसरा, साउथ अमेरिका जहां पर सोयाबीन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है, वहां पर ड्राई वेदर सिचुएशन आ गई, तो इस वजह से वहां पर सोयाबीन की प्रोडक्शन हुई। तो आप देख लो कि सोयाबीन और दूसरा आपका हो गया सनफ्लावर ऑयल, ये दोनों, ये सॉरी आप, हाँ, सनफ्लावर ऑयल जो है वो सप्लाई डिसरप्शन में आ गई, डिपेंडेंसी ज़्यादा किस पे हो गई, पाम ऑयल। तो ओवरऑल क्या देख सकते हो आप कि पाम ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग हो गई, बहुत महंगी हो गई। तो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट पे बैन ही कर दिया। अब आप बोलो कि हमारी 40% डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा वल्नरेबल हो गई, और अगर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो इतना महंगा पड़ रहा है वो इंपोर्ट, जिसकी कोई हद नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमने सस्ती रेट के चलते हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको केवल एक या दो इंपोर्टर पे ही डिपेंडेंसी फिक्स कर दी। तो बोले यही सबसे बड़ी गलती थी, और यही गलती अभी हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हाइपर ग्लोबलाइजेशन के चलते, हम कंपैरेटिव एडवांटेज को लेने के चलते कि सस्ता कहाँ से मिल रहा है उसको हम ले लें, तो ये चीज़ अभी जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन चल रहे हैं यूक्रेन, रशिया और अदर इश्यूज़ को लेकर के, और या फिर नेचुरल डिजास्टर ने एकदम क्लियर कर दिया है।
और ऐसा सिचुएशन पहली बार नहीं है। 2011 में थाईलैंड में जब बाढ़ आई थी, उस टाइम पर कंप्यूटर के लिए जो हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है ना, हार्ड ड्राइव जो हम यूज करते हैं, बोलो वो सप्लाई चेन बिल्कुल डिसरप्ट हो गई थी। तो उस टाइम पर भी ये सिग्नल आया था कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट से ऐसी कोई चीज खरीद रहे हो जिससे कि आपका बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है इंपोर्ट के चलते, बोलो उसके लिए आपको डाइवर्सिफाई करना होगा जिन भी कंट्रीज पे आप डिपेंड करते हो। कुछ कंट्रीज पर आप डिपेंड नहीं रह सकते, एक या दो कंट्रीज से आपका काम नहीं चलेगा। जब आपको यह लग रहा है कि हाँ भाई हमारे यहां पर इस चीज की डिमांड बहुत है और इस चीज की डिमांड में अगर कहीं पर भी एक भी कंट्री में डिस्ट्रप्शन आ गया जिनमें एक या दो में हम डिपेंड करते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऐसे में हमें हमारी जो डिपेंडेंसी है ना उसको डाइवर्सिफाई करनी होगी, चाहे फिर वो हम क्यों ना डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करें, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करें, आत्मनिर्भरता की तरफ जाएं। क्योंकि यहां पर वल्नरेबिलिटी से भी जो हमें बचना है ना, इसका मतलब प्रोटेक्शनिज्म का मतलब नहीं है यहां पे कि हम किसी से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम हमारी खुद की जनता को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं तो फिर क्या होता है, पाम ऑयल अगर इस तरीके से प्रेशर में आ गया तो 40% रिक्वायरमेंट कम हो गई। हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको एनकरेज आपने पहले किया नहीं, इंपोर्ट पे डिपेंड रहे और इस तरीके से जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ गए। यूक्रेन रशिया वॉर कहाँ लड़ा जा रहा है, पर बर्बाद एक कंज्यूमर हो रहा है इंडिया में बैठा। श्रीलंका जैसे इकोनॉमीज बर्बाद हो रही हैं इस चक्कर में। तो ऐसे में जिन चीज़ों को हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, पैसा जिसके चलते हमें बहुत पेमेंट करना होता है, बोलो वहाँ पर हमारे इंपोर्ट के लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए सोर्स कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट आर्टिकल है यूजिंग मार्केट्स टू डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर अजिताभ शर्मा ने, और ये कार्बन ट्रेडिंग स्कीम से रिलेटेड है। बेसिकली कंटेक्स्ट तो देखो आपको पता है, क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, लंबे स्केल पे और बहुत इम्पैक्ट डालने वाली है और ज़्यादा लंबा समय नहीं है हमारे पास में। अभी रिसेंट आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो 2021 नवंबर में हुई ग्लासगो में, क्या कमिटमेंट रहे कि जी हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाने देना है। तो ऐसे में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एमिटर के तौर पे देखा जाता है, जो कि एनुअली 2.44 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ऐसे में हम एक तरफ तो इकोनॉमी को ग्रो कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमें कार्बन एमिशंस को कंट्रोल भी करना है। पर आप ये रियलिटी भी नहीं इग्नोर कर सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एनर्जी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। पर हमारे यहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर अभी जितनी एनर्जी कंजम्पशन अभी है उससे ज़्यादा अभी 2040 तक हम मैक्सिमम कंजम्पशन तक पहुँचेंगे। और तब तक जितना भी इंटरनेशनल एमिशन होता है ना कार्बन का, उसका 1/4 एमिशन तो केवल इंडिया करेगा। ठीक है, और ये बात किसने कही है, इंटरनेशनल एजेंसी की जो रिपोर्ट रिलीज होती है, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ये 2017 की रिपोर्ट है। इसमें ये कहा कि 2040 आते आते इंडिया 1/4 कंट्रीब्यूटर हो जाएगा अगर कार्बन एमिशन की हम बात करें। तो हम जो चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए, तो उसमें हम कार्बन एमिशन रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। नहीं तो क्या होगा, ये चीज़ जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में IAE मतलब इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है, ठीक है, इसने जो इंडिया के लिए एनर्जी आउटलुक दिया 2021 का लेटेस्ट रिपोर्ट है ये, इसमें इंडिया के सिस्टम के लिए क्या कहा है कि हम फॉसिल फ्यूल पे बहुत डिपेंड करते हैं। नो डाउट, कोल, ऑयल, बायो एनर्जी, इन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। दूसरा, जितना हम एनर्जी रिक्वायरमेंट करते हैं उसमें 90% सप्लाई तो इन्हीं से आ रही है। तो अब आप देख सकते हो कि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कितनी है हमारी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात आ जाती है कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है, अभी भी बहुत लो है। और इलेक्ट्रिफिकेशन है भी ना तो उसमें हम 78% के लगभग तो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करते हैं, जिसमें कोल मेन है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि कैसे हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को अभी भी रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चाहते हो कि हम एक इकोनॉमी के तौर पे लंबे समय तक टिके, लंबी ग्रोथ हम करें, तो ऐसे में हमें हमारी कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना, या कार्बन इंटेंसिव हमारा जो डिपेंडेंसी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिड्यूस करना होगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये वाकई में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एक तरीके से फेलियर बताया जा रहा है। कैसे कि भाई आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आज की, कार्बन एमिट आज किया, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आ गए, ड्रॉट्स आ गए, बर्बाद हो जाएंगे सारे। कहाँ पर फिर लॉन्ग टर्म में हमने कुछ अचीव किया, फेलियर ही हुआ कि नहीं। अब इसमें चाहे हम गाड़ी को ड्राइव करें कंज्यूमर के तौर पे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कोल से बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करें। सो ओवरऑल आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का, अगर हम करंट सिचुएशन में भी देखें तो।
क्योंकि पोल्यूशन भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, क्लाइमेट चेंज भी है। इनको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। कि भाई कोई भी अगर इंडस्ट्री काम करे, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर कोई भी एक्टिविटी करे, उस पर अगर फ्लड्स का, पोल्यूशन का, ग्लोबल वार्मिंग का, इन नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। और नुकसान उठाना पड़ेगा तो फिर बाद में आप कहाँ इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में हमें कंट्रोल्ड मैनर में एमिशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। मिटिगेशन एफर्ट्स की तरफ एफर्ट करने की ज़रूरत है, और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किए बिना कुछ होने वाला है नहीं। तो क्या किया जा सकता है? प्रॉपर रेगुलेशन। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट फिक्स कर रखे हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, कि हाँ जी हम 2030 आते हैं लगभग 40%, अब तो हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, लगभग 40 से 50% तक का टारगेट ले लिया है कि हम रिड्यूस करेंगे एमिशंस को। ठीक है, वो डेटा आप देख लेना कि इंडिया का नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट क्या है, और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल होने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा इंडिया। तो ये चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट ने वहाँ कमिट किया ना, बोले एग्जैक्टली वो की वो चीज़ हमारे यहाँ पर भी हम जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के रेगुलेशन को लगाना ज़रूरी है। बट राइटर ये बोल रहे हैं कि इसमें केवल प्लस साइड नहीं है, इसका फ्लिप साइड, नेगेटिव साइड भी है। क्या कि कहीं पर हो सकता है कि हम एमिशन लेवल को रिड्यूस करने के चक्कर में हो सकता है कि कंपनियों पे ज़्यादा इम्पोज कर दे कंडीशंस, तो उसका फिर नुकसान हमें अभी उठाना पड़ जाएगा। तो रेगुलेशन होना चाहिए प्रॉपर बैलेंस। तो ऐसे में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हो, उसके लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक ऑप्शन बताया जा रहा है, दैट इज कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स एक अच्छा ऑप्शन है, पर उसमें भी एक वल्नरेबिलिटी रहती है। क्या कि कहीं आप ज़्यादा कार्बन टैक्स लगा दोगे तो फिर बाद में नुकसान हो जाएगा कंज्यूमर को या प्रोड्यूसर को, फिर वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली कर पाएंगे। दूसरा, अगर कार्बन टैक्स आपने लो लगा दिया तो उसकी वजह से ये हो जाएगा कि फिर बाद में आप जो चाहते हो वो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, बोले इसमें मार्केट इकोनॉमी को हमें डालने की ज़रूरत है। इसमें हमें ऑक्शन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम को प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसमें क्या होगा कि जो भी कंपनीज हैं या जो भी एक प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है ना, प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो कार्बन एमिट करते हैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे, तो उनको आप इस तरीके से करो कि जो जितना इजीली सस्ती रेट पर, जो अबेटमेंट कॉस्ट है, सस्ती रेट पर आप एमिशन को रोक सकते हो, उसके हिसाब से उनको सर्टिफाई करो। और जिनको जितनी मुश्किलें आ रही हैं कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने में, उसके हिसाब से सर्टिफाई करो, और उन सर्टिफिकेट्स को फिर बाद में एक ओपन मार्केट में ट्रेड होने दो। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, मतलब अपना कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं जो कंपनियां, तो उन कंपनीज के सर्टिफिकेशन में उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली राइज होगी। और दूसरी तरफ ये कंपनियां जिनको बहुत पैसा लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ रहे हैं कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने में, उनको उनके हिसाब से स्कोर दे दो और आप सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो ऐसे में क्या होगा कि इनको तो प्रमोशन दिया जाए जो कंपनियां अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, और जो कंपनियां अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही हैं उनको आप सपोर्ट दो। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो अभी इकोनॉमिक लेवल है उसको हम और ज़्यादा प्रमोशन दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट बेस्ड, ऑक्शन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो इसके आगे बता रहे हैं राइटर, साथ में हमें ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, विंड हो चाहे सोलर एनर्जी हो, इस पर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और एफिशिएंट मैनर में, तब जाकर के अचीवमेंट हो पाएंगे हमारे टारगेट्स। इसके अलावा कार्बन एमिशन को हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो फॉर्म्स को चॉइस भी देने की ज़रूरत है कि भाई आप मिटिगेट करना चाहते हो खुद के लेवल पे ही एफर्ट्स लगा करके और रिडक्शन करना चाहते हो कार्बन एमिशन का, या फिर आप कार्बन का जो हमने जो अभी ऑक्शन की बात की उसके बेसिस पे आप ट्रेड करना चाहते हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी दो कि एक कंपनी एक तो अपने खुद के लेवल पे ही कर ले रिडक्शन, और एक दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके अगर करना चाहे तो उस चीज़ में आप क्या कर पाओगे। हमारा अल्टीमेट टारगेट तो एमिशंस को रिड्यूस करना है ना, तो ट्रेड और मिटिगेशन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। फिर बात आ जाती है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना चाहें तो उस केस में हमें थोड़ा यह भी ध्यान रखना होगा कि एनर्जी एक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ बहुत सारी हैं। इनइक्वालिटीज़ चाहे आप इंडस्ट्रीज़ में देख लो चाहे सोसाइटी में देख लो, हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, तो हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो गरीब होते हैं और जो लोग पैसे वाले हैं उनको इतना इशू आता नहीं है। तो ओवरऑल वहाँ पर एक इक्विटी वाले सेगमेंट पर भी काम करना होगा। इसका मतलब कि भाई जहाँ से आपको कार्बन टैक्स लगा करके पैसा इंक्रीज या आप कलेक्ट कर रहे हो,
ठीक है, या फिर जो आपने ये कार्बन ट्रेडिंग स्कीम जो लॉन्च की है करने वाले हो, उसके बेसिस पे जो आपके पास रेवेन्यू है ना, उस रेवेन्यू का आप यूज़ करो जो हाउस होल्ड्स या जो फर्म्स जिन पर नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है इस कार्बन ट्रेडिंग का, उनको सपोर्ट देने के लिए। तो ओवरऑल वही बात आ गई कि जी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको प्रमोट करो और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको सपोर्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल हम देखें ना तो कितना बेनिफिट और किस तरीके से हम कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे ही अप्रोच हमारी होनी चाहिए। हमारे कुछ पॉइंट्स जो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियसली, उनमें ये पॉइंट और ऐड हो गया, कैसे क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है कास्ट अमंग मुस्लिम्स। देखो आर्टिकल को यहाँ पर लिखा गया है शरीन आजम और श्रीनिवास गोली ने। इनका ये कहना है कि पिछले कई दशकों से अगर हम 2 दशकों से अगर हम देखें तो इंडिया के पब्लिक डोमेन में बहुत बातचीत हो रही है कि भाई कास्ट जो है वो मुस्लिम्स में भी बहुत ज़्यादा राइज हो रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के नाम पर। इसको लेकर के देखो मंडल कमीशन ने भी अपनी तरफ से बात बोली थी कि भाई मुस्लिम्स में भी कास्ट का इशू है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि सच्चर कमेटी ने भी अपनी बात बोली थी और रंगनाथ मिश्र कमीशन ने भी ये बात बोली थी, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कशंस में देख चुके हैं। इन कमिटीज़ का नाम आ चुका है कि कैसे महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, यहाँ पर मुस्लिम्स जो मुस्लिम्स हैं इनको कितनी परेशानी आ रही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते। तो ये अपने आप में इशू जो है कास्ट वाला, इसको मुस्लिम इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्कॉलर्स का बार बार एक ही कहना है कि मुस्लिम्स जो हैं उनमें ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करती है, जिनको अनटचेबिलिटी जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में एक प्रॉपर डेटा की अनअवेलेबिलिटी के चलते, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के ना होने के चलते, जो मुस्लिम कास्ट बैकवर्ड है, जो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का शिकार है मुस्लिम कम्युनिटी में, बोलो उनको अपलिफ्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैनर में कहते हैं ना कि डिस्कशन होना ज़रूरी है पब्लिक डोमेन में। देखो हमारे यहाँ पर कास्ट बेसिस पे आपको पता है सेंसस हुआ करती थी, इंडिपेंडेंस के बाद में उसको बंद कर दिया, बस केवल शेड्यूल्ड कास्ट है उसके लिए अब अभी सेंसस होती है, बाकी और कोई कास्ट के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं जाता। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का हुआ था, पर वही चीज़ है कि उसका डेटा पब्लिक डोमेन में भी नहीं आया और उसको एक्यूरेट भी नहीं माना गया। तो ओवरऑल हमें पूरी देश में कम्युनिटीज़ के स्टेटस को देखना ज़रूरी है। कास्ट सिस्टम जो है वो रिलीजन के अक्रॉस जाकर के हमें देखने की ज़रूरत है कि किस रिलीजन में कास्ट सिस्टम है, किस में नहीं है। जैसे हमने क्रिस्टोफ जेफरलॉट का जेफरलॉट जो है उनका आर्टिकल डिस्कस भी किया था। उन्होंने बोला था कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट, जैन, हिंदूज़ सब में हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट, हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन 1983 में गोपाल सिंह कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है, उनका रिपोर्ट आई तो उसमें ये कहा था कि पुअर्टी होने के बावजूद, ठीक है, मुस्लिम आर्टिशंस में इतना शानदार टैलेंट है, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स में, बस उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। पर उसके बावजूद भी आज भी वो गरीब हैं, शोषित हैं और बहुत ज़्यादा अभी भी उनके पास में ज़मीनें नहीं हैं। तो आप कैसे इनको डीकॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हो? इस टैलेंट को हमें मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और राइटर हैं छवि तिवारी, श्रीनिवास गोली, और ये राइटर्स खुद इन्वॉल्व है उसमें। और इस स्टडी में इन्होंने ये कहा है, श्रीनिवास गोली यहाँ पर ये खुद हैं ही, ठीक है, तो इनका ये कहना है कि इस स्टडी में हमने ये देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी में 76% पॉपुलेशन तो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है, जिसमें दलित मुस्लिम्स की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 24% है, जिनको अनटचेबिलिटी जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के अंडर में अबॉलिश की जाती है। उसके बावजूद रूरल पुअर्टी की बात कर लो, जो दलित और ओबीसी मुस्लिम्स है ना, उनमें बोला गाँवों में 53% तक पुअर हैं और दलित, और 42% तक हैं ओबीसी मुस्लिम्स। तो बोला इनको रिकग्निशन मिलना चाहिए। साथ में एक प्रॉपर अगर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की और बात करें तो कास्ट, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में अगर मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया जाए ना, तो बोले ये चीज़ भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इवन यहाँ तक है कि हिंदू अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में मुस्लिम अपर कास्ट के लोग हैं वो बोले बहुत वीक हैं। कहने का मतलब रिलीजन के बेसिस पे भी एक गैप इस स्टडी में हमें पता पड़ा है, और दूसरा रिलीजन में भी जो कास्ट गैप है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, जो कि हिंदूज़ के संबंध में ज़्यादा बात होती है, तो बोला अपर कास्ट और लोअर कास्ट में यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है।
तो बोले ये कुछ स्टडीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अपर कास्ट के जो मुस्लिम्स हैं, जैसे सैयद्स हैं, शेख हैं, बोला इनका ज़्यादातर मुस्लिम बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन है। जैसे एग्जांपल भी दिया है, बोला बिहार में जो ऑल इंडिया जो आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें 39 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उसमें 36 तो बोला अपर कास्ट के हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इवन दूसरे जो मुस्लिम लीडर्स हैं ओवरऑल इंडिया में, तो उनमें बोले 70% तो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये जो स्टडी अभी की है ना, इस स्टडी से एक चीज़ तो क्लियर है, और नो डाउट ये चीज़ क्लियर है कि भाई इंडियन सोसाइटी में कास्ट जो है वो एक यूनिक है और सबके साथ कनेक्टेड चीज़ है। हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। कास्ट एक फंडामेंटल यूनिट है इंडियन सोसाइटी का। तो इसमें पावर, रिप्रेजेंटेशन और अपीजमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको लेकर के हम कास्ट सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते। दैट मीन्स पावर एक्सरसाइज करने में कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर हो तो बोलो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनको अपीज करो, उन लोगों को अपलिफ्ट करो। तो ओवरऑल चीज़ ये थी कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर ये एक तरीके का सेलिएंट फीचर हो गया हमारी सोसाइटी का, है कि नहीं। ये जीएस पेपर 1 से आप कनेक्ट करोगे, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।